नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS को पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यायालयों की शक्ति यानी पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायालयों की क्या शक्ति है, कोर्ट्स की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों धारा 21। BNSS की धारा 21 में बताया गया है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है यानी कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइएबल। तो इसमें दिया गया है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। इस संहिता का मतलब है दोस्तों यहाँ पे BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस संहिता के अन्य उपबंध जो BNSS में अन्य उपबंध दिए हैं, इनके अधीन रहते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण यानी ट्रायल निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकेगा। तो जो BNS है, जो भारतीय न्याय संहिता है, जो यह बताती है कि कौन सी बात अपराध है और उसमें अपराध के लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण जो है निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकेगा। दोस्तों, ट्रायल क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए ट्रायल क्या है। जब कोई मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तो उसमें जो गवाह है, सबूत है, जो वकीलों की बहस है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है यही दोस्तों विचारण यानी ट्रायल कहलाती है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है भारतीय न्याय संहिता के अधीन किसी अपराध का जो विचारण है, मानो कोई अपराध होता है तो उसका जो ट्रायल है वो निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकेगा। इसमें दिया गया है उच्च न्यायालय द्वारा यानी हाई कोर्ट द्वारा, या सेशन न्यायालय द्वारा यानी सेशन कोर्ट द्वारा, या किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, तो BNSS के अधीन जो भी अपराध है उसका विचारण जो है, उसका ट्रायल निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकेगा, या तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय, या अन्य कोई न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। यानी जो प्रथम अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें बताया गया है कि कौन सा अपराध जो संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है, कौन सा बेलेबल ऑफेंस है, कौन सा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और उनका जो विचारण है, जो उनका ट्रायल है, वे कौन से कोर्ट में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में दिया गया है परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। तो यह बोल रहा है जो भारतीय न्याय संहिता है, जो BNS है, इसकी जो धारा 64 से 71 तक है, इसके अधीन किसी भी जो अपराध है उसका जो विचारण है, उसका जो ट्रायल है, वो ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसमें कोई लेडी हो, कोई महिला हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें यदि कोई अपराध किसी अन्य विधि यानी किसी अदर लॉ के अंतर्गत आता है और उस विधि में यह बताया गया है कि उसका विचारण यानी उसका ट्रायल किस न्यायालय द्वारा होगा, तो उसी न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई अपराध किसी अन्य विधि के अंतर्गत आता है, कोई भी अपराध है वो यदि वो किसी अदर लॉ के अंतर्गत आ रहा है, किसी अन्य विधि के, किसी अन्य कानून के अंतर्गत आ रहा है, और उस विधि में, उस कानून में यह बताया गया है कि उसका जो विचारण है, जो उसका ट्रायल है, वह किस न्यायालय द्वारा होगा, तो उसी न्यायालय द्वारा उसका विचारण जो है किया जाएगा। ठीक है, इसी में आगे दिया गया है लेकिन यदि उस विधि का कोई न्यायालय निर्धारित नहीं किया गया है तो उस अपराध का विचारण उस न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारण यानी उसका ट्रायल होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है दोस्तों, यह बोल रहा है कि यदि कोई अपराध किसी अन्य विधि, कोई अदर लॉ है, उसके अंतर्गत आ रहा है और उस विधि में यानी उस कानून में यह बताया गया है कि उसका जो ट्रायल है, उसका जो विचारण है, वह किस न्यायालय द्वारा तय होगा, तो वो फिर उसी न्यायालय में तय होगा, उसी कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन यदि उस विधि में कोई न्यायालय निर्धारित नहीं किया गया, यदि उस कानून में यह नहीं बताया गया है कि इस अपराध का जो है ट्रायल कहाँ पे चलेगा, इसका विचारण कौन से न्यायालय में चलेगा, यदि उसमें यह निर्धारित नहीं किया गया है, तो उस अपराध का जो विचारण है, उस अपराध का जो ट्रायल है, वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या कोई अन्य न्यायालय
जिसके द्वारा ऐसे अपराध का जो विचारण है उसका होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। यानी जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो प्रथम अनुसूची है, उसमें बताया गया है कि कौन से अपराध का विचारण, कौन से अपराध का ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों हत्या है, हत्या का जैसे हत्या है, हत्या का जो ट्रायल है, हत्या का जो मामला है वह सेशन कोर्ट में चलेगा, सेशन कोर्ट में चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अन्य न्यायालय है जिसके द्वारा ऐसे अपराध का जो विचारण है, ऐसे अपराधों का जो ट्रायल है, उन्हें उनका होना जो है प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 22 में दिया गया है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे, यानी सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास। तो ऐसा दंड का आदेश जो हाई कोर्ट और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो यह बता रहा है कि जो हाई कोर्ट और सेशन न्यायाधीश कौन कौन से दंड दे सकेंगे उनके संबंध में बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले है, इसमें दिया गया है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो जो हाई कोर्ट है वो विधि द्वारा प्राधिकृत यानी जो कानून द्वारा ऑथराइज्ड है उसके द्वारा कोई भी दंडादेश दे सकता है। ठीक है, जिसे विधि ने प्राधिकृत किया है, जिसे विधि ने ऑथराइज किया है। दूसरा है इसमें सेशन न्यायाधीश यानी सेशंस जज या सहायक सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकेगा। तो इसमें बोला गया जो सेशन न्यायाधीश है या जो सहायक सेशन न्यायाधीश है वो विधि द्वारा प्राधिकृत यानी जो कानून के द्वारा ऑथराइज्ड है उसमें कोई भी दंडादेश दे सकेगा। ठीक है, किंतु उसके द्वारा पारित कोई भी मृत्युदंड उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा पुष्ट किए जाने के अधीन होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो यदि सेशन न्यायाधीश किसी मामले में कोई मृत्युदंड पारित कर देता है तो उसके लिए उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है इसका कन्फर्मेशन जरूर चाहिए, इसका कन्फर्मेशन चाहिए होता है, यानी इसके हाई कोर्ट के द्वारा उसकी पुष्टि करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 23 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे यानी सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास। तो ऐसे दंड जो मजिस्ट्रेटों के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। ठीक है, जो CJM है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसका जो न्यायालय है वो विधि द्वारा प्राधिकृत यानी कानून द्वारा जो ऑथराइज्ड है उसके द्वारा जो कोई भी दंडादेश दे सकेगा। इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय, यानी मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 साल से ज़्यादा की जो सज़ा है उस 7 साल से ज़्यादा का जो कारावास है उस दंडादेश के सिवाय, यानी इन सबको छोड़ के वह मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक का जो कारावास है इन दंडों के सिवाय वो अन्य दंड दे सकेगा। ठीक है, इसको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए का कारावास का या 50,000 से अनधिक जुर्माने का या दोनों का या सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस का दंडादेश दे सकेगा। तो इसमें बोला गया है जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वह 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, यानी 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उसकी अवधि। इसमें दोस्तों इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है 3 वर्ष से अनधिक अवधि, यानी 3 वर्ष से ज़्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए। तो 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए का कारावास का या 50,000 से अनधिक जुर्माने का, यानी 50,000 से ज़्यादा जुर्माने का नहीं होना चाहिए, या दोनों का या सामुदायिक सेवा का या कम्युनिटी सर्विस का दंडादेश दे सकेगा। ठीक है, तो जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वह किसी को भी 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, यानी 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ऐसा कारावास का दंड दे सकेगा, या 50,000 से अनधिक का जुर्माना, यानी 50,000 से अधिक जुर्माना नहीं होना चाहिए उसका दंडादेश दे सकेगा, या दोनों का या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकेगा। ठीक है, सामुदायिक सेवा क्या होती है दोस्तों? जैसे किसी से लोकहित में काम करवा दिया, जैसे किसी से लोकहित में काम करवा दिया जो सामाजिक रूप से हो। ठीक है, जैसे किसी भी अस्पताल में सेवा के लिए उसे लगा दिया बिना पैसों के, उसे बिना पैसे दिए, या कहीं पे सफाई के लिए लगा दिया बिना पैसे दिए, तो ये सब सामुदायिक सेवा में आते हैं। इसका सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस का दंडादेश दे सकेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 से अनधिक जुर्माने का या दोनों का या सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस का दंडादेश दे सकेगा। ठीक है। तो जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वह 1 वर्ष से अनधिक अवधि, दोस्तों यहाँ पे शब्द को अच्छे से पढ़ना है, ये अनधिक बोला हुआ, यानी 1 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वह 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का, यानी 1 वर्ष से जो ज़्यादा अवधि का नहीं है ऐसा कारावास, या 10,000 से अनधिक जुर्माना, यानी ऐसा जुर्माना जो 10,000 रुपये से अधिक नहीं है उसके जुर्माने का दंड, या दोनों का, या सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस का दंडादेश दे सकेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ऐसे शब्दों पे हम ध्यान नहीं देते जिससे हम गलती कर देते हैं, तो इसको अच्छे से देखना है। अनधिक का मतलब होता है इससे अधिक ना हो। ठीक है, एग्जाम्स में हमसे ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 24 बीएनएसएस की धारा 24 में बताया गया है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, यानी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, यदि कोई जुर्माना नहीं देता है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम का मतलब होता है दोस्तों चूक करना, यानी उसने जुर्माना देने में चूक कर दी, उसने जुर्माना नहीं दिया, तो जुर्माना देने में चूक होने पर कारावास का दंडादेश, यदि जुर्माना नहीं दिया तो उसके संबंध में जो कारावास का दंडादेश है वह धारा 24 में बताया गया है। ठीक है, यानी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो इसमें दिया गया है, इसमें बोला गया है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। यानी जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम का मतलब होता है दोस्तों चूक होना। तो जुर्माना देने में चूक होने पर, व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास जो है अधिनिर्णित कर सकेगा, यानी तय कर सकेगा, उसे डिसाइड कर सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, यानी जो कानून द्वारा ऑथराइज्ड है। और वह अवधि क्या होगी, वह टर्म क्या होगी, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक की ना हो। जैसा दोस्तों हमने अभी ऊपर पढ़ा धारा 23 में मजिस्ट्रेट द्वारा दंड देने के संबंध में, यहीं पे वही बात कही गई है जो धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक की ना हो सजा। ठीक है, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक की नहीं होगी, जिसके लिए मजिस्ट्रेट जो है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। यानी जहां कारावास जो है मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया, यानी किसी को दंड के रूप में कारावास की सजा मिली और उसे जुर्माना भी मिला, यदि वह जुर्माना नहीं देता तो वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी। यानी जो यदि किसी को 4 साल का कारावास मिला है दंड के रूप में और उसे जुर्माना का भी दंडादेश मिला और वह जुर्माना नहीं देता, जुर्माना देने में चूक करता है, व्यतिक्रम करता है, तो उसे जो है 1/4 भाग, यानी 1 साल की, जैसे 4 का 1/4 1 हो गया, तो 1 साल से अधिक की उसे सजा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, जिसके लिए जो मजिस्ट्रेट है वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। यानी दंडादेश के लिए जो है मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। तो ये कह रहा है जो इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास है, जो इस धारा के अधीन कारावास जो है डिसाइड किया है वो, और जो धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश, जो मुख्य दंडादेश मिला है, माना किसी आरोपी को किसी अपराध के मामले में 4 वर्ष का कारावास मिला और उसे जुर्माने का भी दंड मिला, यदि वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, यदि जुर्माना देने में चूक करता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो उसे जो है ये जो कारावास है 4 साल का जो मुख्य दंडादेश है इसका 1/4 यानी 1/4 जो इसे 1 साल की और एक्स्ट्रा सजा मिलेगी वो इस कारावास से अतिरिक्त होगा। यानी जो 4 साल की उसे पहले ही सजा मिल चुकी है और जो जुर्माना उसने नहीं दिया, जुर्माना देने में जो चूक करी उसका अलग से उसको 1 साल और
जेल में काटना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है ये उपधारा 2। यह इस धारा के अधीन जो अधिनिर्णित कारावास है वह धारा 23 के अधीन जो मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली जो अधिकतम अवधि के कारावास का जो मुख्य दंडादेश है उसके अतिरिक्त यह हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें धारा 25। धारा 25 में एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश, यानी एक ही ट्रायल में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध यानी कन्विक्टेड होने के मामलों में जो दंडादेश है, जो दंड है, उसके संबंध में बात की गई है, यानी सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, इसमें बोला गया है जब किसी व्यक्ति को एक ही विचारण यानी एक ही ट्रायल में दो या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध यानी कन्विक्टेड किया जाता है, तो जो न्यायालय है वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा 9 है इसके अधीन रहते हुए उन अपराधों के लिए विधि द्वारा निर्धारित दंडों में से वही दंड देगा जिन्हें देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है यानी कॉम्पिटेंट है। तो जब किसी व्यक्ति को एक ही विचारण में, एक ही ट्रायल में दो या अधिक अपराधों के लिए उसे दोष सिद्ध कर दिया, उसे कन्विक्टेड किया, तो जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 9 है इसके अधीन जो रहते हुए उन अपराधों के लिए कानून द्वारा जो निर्धारित दंड है वही दंड देगा जिन्हें देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है यानी कॉम्पिटेंट है। साथ ही न्यायालय जो है अपराधों की गंभीरता को देखते हुए इसमें दिया गया है जब किसी व्यक्ति को एक ही विचारण यानी एक ही ट्रायल में दो या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध यानी कन्विक्टेड किया जाता है तो न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के अधीन रहते हुए उन अपराधों के लिए विधि द्वारा निर्धारित दंडों में से वही दंड देगा जिन्हें देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है यानी कॉम्पिटेंट है। तो यह बोल रहा है जब किसी व्यक्ति को एक ही विचारण में, एक ही ट्रायल में दो या अधिक अपराधों के लिए उसे दोष सिद्ध यानी कन्विक्टेड किया गया, तो न्यायालय जो है, जो कोर्ट है, वो भारतीय न्याय संहिता जो BNS है इसकी धारा 9 के अधीन रहते हुए उन अपराधों के लिए जो विधि द्वारा, जो कानून द्वारा निर्धारित दंडों में से वही दंड देगा जिन्हें देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है यानी वह न्यायालय कॉम्पिटेंट है। साथ ही न्यायालय अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश देगा जो दंड है या तो वह साथ साथ यानी कंकरेंटली भोगे जाएं या क्रमवर्ती कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक भोगे जाएं। ठीक है, तो यह बताती है BNSS की धारा 25। तो इसमें बताया गया है यदि किसी व्यक्ति को एक ही विचारण में, यदि एक ही ट्रायल में दो या अधिक अपराधों के लिए उसे दोष सिद्ध कर दिया गया है तो जो BNS है उसकी धारा 9 के अधीन रहते हुए उन अपराधों के लिए जो विधि द्वारा निर्धारित दंडों में से वही दंड देगा जिन्हें देने के लिए न्यायालय जो है सक्षम है यानी कॉम्पिटेंट है। और साथ ही न्यायालय जो है अपराधों की जो गंभीरता है इसको ध्यान में रखते हुए यह आदेश देगा कि जो दंड है वह साथ साथ यानी या तो साथ साथ भोगे जाएं या एक के बाद एक क्रमवर्ती एक के बाद एक भोगे जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्ध पर देने के लिए सक्षम है। यानी दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में जैसे एक के बाद एक दंड मिल रहा है केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्ध पर देने के लिए सक्षम है। यानी एक दंड अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर जो दंड है तो वह उससे ज़्यादा दंड मिल रहा है संकलित दंड क्रमवर्ती दिशा में, तो न्यायालय जो है यह आवश्यक नहीं होगा न्यायालय के लिए कि वह अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। परंतु किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, चाहे वो संकलित दंड मिला उसे, दो अपराधों का यदि उसे संकलित दंड भी मिला है तो इसमें दिया गया है किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति जो है 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसी में पॉइंट, संकलित दंड उस दंड की मात्रा के 2 गुने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि उस दंड की मात्रा के 2 गुने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए सक्षम है न्यायालय। यानी यदि किसी को चोरी के अपराध में 4 साल की सजा मिल रही है तो जो उसमें अभी हमने ऊपर देखा था जो संकलित दंड है यानी यदि वो दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है तो
जो संकलित दंड रहेगा, जो टोटल दंड रहेगा सारे अपराधों का, वह जो एक अपराध में दंड है उसके 2 गुने से अधिक नहीं होगा। जैसे चोरी में 4 साल की सजा है तो इसका 2 गुना कर दो 8, तो जो संकलित दंड रहेगा वह 8 साल से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, यह कहना चाह रहा है कि जो संकलित दंड है वह उस दंड की मात्रा के 2 गुने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। ठीक है, जैसे चोरी के मामले में 4 साल का सजा मिली, और जो संकलित दंड है, जो अन्य अपराधों का भी जो दंड है, यदि वो संकलित दंड जो है वह एक अपराध में जैसे 4 साल का मिला तो इसका 2 गुना हो गया 8, इसका 2 गुना हो गया 8, तो जो संकलित दंड है वो 8 साल से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजनों के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। ठीक है, तो जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो सिद्ध दोष व्यक्ति है, वह यदि वह अपील करता है, यदि उसके द्वारा अपील की जाती है, तो उन क्रमवर्ती दंडादेशों का जो योग है, यदि वो अपील कर रहा है, जैसे पहले उसे एक के लिए 3 साल की सज़ा मिली, दूसरे के लिए 2 साल की सज़ा मिली, तो जो ये अपराध है इसे अलग अलग नहीं गिना जाएगा, इस सज़ा को इसे एक ही गिना जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है एक दंडादेश इसको समझा जाएगा, यानी टोटल 5 वर्ष इसको समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें धारा 26। धारा 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग, यानी मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। तो BENSS की धारा 26 में शक्तियां प्रदान करने के ढंग के संबंध में बात की गई है, यानी मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। तो शक्तियां प्रदान करने का ढंग कैसे होगा, इसमें दिया गया है इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय या राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उसके नाम से या उसके पद के आधार पर या पदधारियों को के वर्गों को उनके पद नाम के अनुसार सशक्त कर सकती है। ठीक है, तो इस संहिता यानी BNSS के अधीन शक्तियां प्रदान करने के लिए जो हाई कोर्ट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उसके नाम से या उसके पद के आधार पर या पदधारियों के वर्गों को उनके जो पद नाम है उनके अनुसार जो है सशक्त कर सकती है, यानी एम्पावर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। ठीक है, तो जो ऐसा प्रत्येक आदेश है वह उस तारीख से प्रभावी होगा, यानी उस तारीख से वो इफेक्ट में आएगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को एम्पावर किया है, जब उसे संसूचित किया जाता है तब से वह इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 27। धारा 27 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, यानी पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। तो नियुक्त अधिकारियों की शक्तियों के संबंध में बात करती है BNSS की धारा 27। ठीक है, इसमें बोला गया है कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा में किसी पद पर कार्यरत है और उसे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं और बाद में उसे उसी राज्य सरकार के अधीन उसी प्रकार के समान पद या उच्चतर पद पर उसी स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है, तो जो वह व्यक्ति है जब तक उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न किया जाए तो वह उस स्थानीय क्षेत्र में पूर्व में प्रदत्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा में किसी पद पे कार्यरत है और उसे उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस संहिता यानी BNSS के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए उसे कुछ शक्तियां जो है प्रदान की गई है और बाद में उसे उसी राज्य सरकार के अधीन जो है उसी प्रकार के समान पद या उच्च से उच्चतर पद पे उसी स्थानीय क्षेत्र में जो है वहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है, वहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो जो वह व्यक्ति है जब तक उच्च न्यायालय यानी जब तक हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट अन्यथा निर्देश न करे तब तक वह उस स्थानीय क्षेत्र में जो उसे पहले पूर्व में जो उसे प्रदत्त शक्तियाँ हैं वो उन्हीं का वहाँ पे जो है प्रयोग करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 28। धारा 28 शक्तियों को वापस लेना यानी विड्रॉवल ऑफ पावर्स के संबंध में बात करती है। तो शक्तियों को वापस लेने के संबंध में BNSS की धारा 28 में बात की गई है। ठीक है, इसमें बोला गया है
यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकेगी जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन जो है प्रदान की है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है यथास्थिति, यानी स्थिति के अनुसार जो हाई कोर्ट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वह उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को भी वापस ले सकेगी जो उसने, यानी या तो जो राज्य सरकार या उच्च न्यायालय ने उनके या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने, जो उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी है उसने किसी व्यक्ति को इस संहिता यानी BNSS के अधीन जो है प्रदान की है, वो उसको वापस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकेगा जिसके द्वारा वे शक्तियां जो है प्रदान की गई थी। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है इनके द्वारा यदि जो किसी को शक्तियां दी गई है तो जो ये संबंधित मजिस्ट्रेट है या तो वो CJM है या DM उनको वापस ले सकेगा जिसके भी द्वारा वो जो है शक्तियां प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 29 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना है, यानी पावर्स ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। ठीक है, यानी जो न्यायाधीश हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं इनकी शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों यानी जो उनके बाद आएंगे, जो उनके सक्सेसर होंगे, उनके द्वारा प्रयोग किया जा सकने के संबंध में बात की गई है धारा 29 में। ठीक है, इसमें दिया गया है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस संहिता के अधीन यानी BNSS के जो अन्य उपबंध है उनके अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग और उनके कर्तव्यों का जो पालन है उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा, यानी जो अब उसके बाद आएगा, जो उसका सक्सेसर होगा। ठीक है, जैसे एक मजिस्ट्रेट था उसका ट्रांसफ़र हो गया या वो रिटायर हो गया तो दूसरा जो उसकी जगह पे आएगा उसके संबंध में बात करी कि उसकी शक्तियाँ उसकी शक्तियों का प्रयोग, उसके कर्तव्यों का पालन पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जब इस बारे में कोई शंका हो कि पद उत्तरवर्ती कौन है तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। ठीक है, तो यह बोल रहा है जब कभी कोई शंका हो, जब कभी कोई डाउट हो कि पद उत्तरवर्ती जो सक्सेसर है, जो आने वाला है, वह कौन है, तब जो सेशन न्यायाधीश है, जो सेशन जज है, वह लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा जो न्यायाधीश है इस संहिता यानी BNSS या इसके अधीन जो किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजन के लिए, यानी जो इसकी प्रोसीडिंग्स है, जो इसके ऑर्डर है, इनके प्रयोजनों के लिए जो पद उत्तरवर्ती है, जो सक्सेसर है, वह समझा जाएगा। तो सेशन न्यायाधीश जो है लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा। ठीक है, कि कौन जो है पद उत्तरवर्ती होगा। नेक्स्ट है इसमें जब इस बारे में कोई शंका हो कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ही बोला गया है जब इस बारे में कोई शंका हो, जब ऐसा कोई डाउट लगे कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती, किसी भी मजिस्ट्रेट का जो पद उत्तरवर्ती है, जो सक्सेसर्स इन ऑफिस है, वह कौन है, तब स्थिति के अनुसार जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो CJM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या जिला मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये लिखित आदेश द्वारा ये अवधारित करेंगे कि कौन सा जो मजिस्ट्रेट है इस संहिता के यानी BNSS के या इसके अधीन जो कार्रवाइयाँ हैं, जो इसकी प्रोसीडिंग्स है या जो इसके आदेश है, जो इसके ऑर्डर्स है, इनके प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती जो है उसे समझा जाएगा, यानी सक्सेसर्स इन ऑफिस समझा जाएगा। ठीक है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन जो है इस मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती होगा।
यानी सक्सेसर्स इन ऑफिस होगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का अध्याय 3, जो न्यायालयों की शक्ति के संबंध में बात करता है, यानी पावर ऑफ कोर्ट्स के संबंध में बात करता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।